अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस डायलॉग के अंदर ये भी नुक्ता रखा गया कि जो मुसल्ला विंग्स हैं या प्रॉक्सीज हैं उनसे हाथ उठाया जाए, उनको डी वेपनाइज किया जाए और उनको ईरान खुद ख़त्म करे। अब दहाइयाँ लगी मज़ाहमत का इस्तारा बनने में। कासिम सुलेमानी को टारगेट करना कोई आसान काम तो था नहीं। वो एक पूरा एक लंबा अरसा है। अब वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी हैं जिनके अपने माशी प्लान्स हैं। अब आप हिजबुल्लाह को देख लें, अंसारुल्लाह को देख लें या हमास को देख लें, उनकी अपनी अपनी पूरी तंजीमें मौजूद हैं। इसके अलावा भी दीगर जो मज़ाहमती तंजीमें हैं उनके अलग अलग हैं। क्या ये मुमकिनात में से है कि ईरान चाहे और इनको वो डी वेपनाइज कर दे या इनको बिल्कुल गैर फाल कर दे, या फिर ये ईरान के भी अब बस की बात नहीं रही? देखें, पहली बात तो ये कि ईरान ने बिल्कुल सपोर्ट किया इन ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट करती हैं। हिजबुल्लाह ऑर्गेनिकली एज अ रिस्पांस टू द लेबनीज वॉर, जो ईरान के जो लेबनान के अंदर जंग हुई, उसके रिस्पांस में जो इसराइल ने जंग की लेबनान के अंदर, उसके रिस्पांस में आई। अंसारुल्लाह हुती भी इसी के अपनी पॉलिटिकल क्लाइमेट के थ्रू आया ऑर्गेनिकली। हमास भी अपने पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर जो ऑक्यूपेशन गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर हो रही है उसके रिस्पांस में आए। तो ईरान इनको इन द फर्स्ट प्लेस बनाने वाला नहीं है, ईरान इनको सपोर्ट करने वाला और इनको वेपनाइज, जैसा कि आपने कहा कासिम सुलेमानी का आपने जिक्र किया, कासिम सुलेमानी ने बाकायदा जो टनलिंग सिस्टम है हमास का वो पूरा डेवलप किया था। और ईरान इस प्रोजेक्ट को कभी भी, इस सपोर्ट को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऑल दो डिफरेंसेस हैं, ऑल दो जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पे बात करते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान का नजर नहीं आता, लेकिन ईरान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ और इस प्रिंसिपल स्टांस से वो नहीं हट रहे। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये जो सो कॉल्ड प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हूती को आप एक एग्जांपल ले लें, एज हूतीस को अगर आप देखें तो 2023 के अंदर हूतियों ने रेड सी को पूरा बंद कर दिया था और 176 वेसल्स को उन्होंने तबाह किया था वहां पे रेड सी के अंदर। और अमेरिका इतने से हूतियों को जब नहीं लड़ पाया तो उन्होंने उनके साथ फाइनली 2025 के अंदर मुआहिदा किया सीज फायर का कि भाई हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करें। तो ये जो वॉइसेस हैं रेजिस्टेंस की, वो ऑर्गेनिकली इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, भले इजराइल उनको खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन ईरान की इनके ऊपर जो बैकिंग है उसकी वजह से वो ऑब्वियसली उसको ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी ताकत ज्यादा बढ़ गई है। और ऑल्दो नुकसान हुआ है, सीरिया ईरान के हाथ से गया और हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा, लेकिन नुकसान ऐसा नहीं है कि ईरान की अभी भी वॉइस खत्म हो चुकी है। हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस के अलावा हजदल शाबी, बदर ऑर्गेनाइजेशन जो इराक के अंदर पूरा ग्रुप्स, पूरे पूरे ग्रुप्स जो ईरान की सपोर्ट में है। इनफैक्ट इराकी हुकूमत जो इस वक्त है वो भी प्रो ईरान है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स और ज्यादा खत्म होने के कोई खदशे में आ गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ईरान इनको कभी भी रोकेगा अपने सपोर्ट में, क्योंकि स्टांस एक ही रहा है ईरान का और यही स्टांस वो मेंटेन कर रहा है। अच्छा, मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक के हवाले से, बिलखुसूस खलीजी ममालिक जो हैं, उनके किरदार में क्या तब्दीली देखते हैं? जब पहले हमला हुआ था ईरान और इजराइल की तरफ से, उस अरसे से लेके अब ये इत्तलात मिलने तक कि फिर से हमला हो रहा है, इस दौर के अंदर बदलाव क्या आया? क्यों ओमान जो है वो तेज़ी दिखा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से? क्यों कतर ने खुद उठ के ये पेशकश की कि मुज़ाकरात होने चाहिए? क्यों यूएई ने ये कह दिया कि हमारी हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी? सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात चले माजी में अच्छे नहीं रहे, अब बेहतर हो रहे हैं, तो सऊदी अरब ने भी पैगाम दे दिया। माजी की निस्बत अब खलीजी ममालिक को ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है? ये बदलाव की असल वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है मेरी नजर में, और वो वजह यह है कि इन मुल्कों को पता है कि अगर इस दफा अटैक किया अमेरिका ने और कहीं से भी किसी की एयर स्पेस या नेवल या लैंड कैपेबिलिटीज यूज हुई, तो ईरान जवाबी कार्रवाई में डेफिनेटली भी अटैक करेगा। पिछले 12 दिन की जंग में आपको याद होगा कि जो ईरान की तरफ अटैक था, जो इसराइल की तरफ से हो रहा था, वो किसकी एयर स्पेसेस थी? वहां जो F-35 जेट्स आए वो किनकी एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए आए? वहां से जो ईरान से मिसाइल्स लॉन्च हो रही थी इसराइल की तरफ, जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, पेट्रियट, ये जितने भी डिफेंसेस को चीरती हुई गई हैं, बीच में कौन से ममालिक थे जो इन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे? इन्होंने रियलाइज किया ईरानियों ने कि यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट कर सकता है अगेंस्ट ईरान, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन मुल्कों के अमेरिका के साथ, तो ईरान को पता है कि अगर रोकने की कोशिश होगी तो इन्हीं मुल्कों के थ्रू होगी। लेकिन इस दफा ईरान ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इस दफा सरप्राइज अटैक नहीं होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान को पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसी वजह से, क्योंकि पता है इन अरब ममालिक को कि ईरान जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के, अब ये देखें ना अमेरिका के बेसिस कहाँ हैं? अमेरिका के बेसिस सऊदी अरब, कतर, जो आपका बहरीन
कुवैत, ये सारे मुल्कों के अंदर अमेरिका के बेसेस हैं और इनको पता है कि ईरान डेफिनेटिवली अटैक करेगा, चाहे वो ऐन अल असद बेस हो, चाहे वो अल उदैद बेस हो, चाहे वो प्रिंस सुल्तान एयर बेस हो। तो जाहिर सी बात है इस दफा तो इतना थ्रेट बढ़ गई, ईरान ने इतना ज्यादा अपने आप को क्लैरिफाई किया अटैक के रिस्पॉन्स में कि अजरबैजान जो मुल्क इतने अच्छे ताल्लुकात रखता है इसराइल के साथ, उस मुल्क तक ने कह दिया कि जी हम जो है अपना एयर स्पेस या हम कोई अपनी जमीन या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने पिछली जंग से सीखा क्या? चलें, ये तो है, उसने ये बता दिया कि हम रिटेलिएट कैसे करेंगे। माजी में हमने ये देख लिया, तो इन ममालिक पे रिटेलिएट इस तरीके से किया जाएगा। लेकिन जिस जिस जगह पे हमले हुए, लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया, इस्तेदाद को कम करने की कोशिश की गई, अंदर से पेनिट्रेशन हुई, उसके बाद ईरान ने अंदरूनी तौर पे सबक क्या सीखा है कि अंदरूनी ढांचा उसका मजबूत हुआ हो पहले की निस्बत? बहुत सारे इकदाम उठाए अंदरूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए। जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे थे उनको बहुत बड़ी तादाद में इसराइल एक्सप्लॉइट करता है और उनको सबसे पहले ईरान ने, जाहिर सी बात है क्योंकि थ्रेट था, जेन्युइन थ्रेट था, उनको जाहिर है सबसे पहले डील किया, अपने इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में स्क्रूटनी बढ़ाई। और साथ ही साथ अगर एक्सटर्नली आप देखें चीजों को, तो एक्सटर्नली ईरान ने सबसे पहली बात ये रियलाइज की कि किसी भी नेगोशिएशन की बात पे या किसी भी प्यार भरी बात पे जो अमेरिका या वेस्ट की तरफ से आ रही है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना, अपने आप को रेडी करना है फॉर एनी अटैक। 14 जनवरी को खबर आई थी कि 14 जनवरी को अटैक करने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स, और ये पक्की, मतलब ऐसी रिपोर्ट थी कि इट वाज 90% श्योरिटी थी उसमें कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और आपने देखा कि प्रीएम्प्टिवली उन्होंने किस तरीके से अपने डिफेंसेस को रेडी किया, अपने एयर स्पेस को बंद किया और ऐलानिया पैगाम पहुंचाया कि भाई अब हम अटैक कर देंगे अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो। और यूनाइटेड स्टेट्स ने आगे से बोला नहीं जी, हम हमला नहीं कर रहे। तो सबक इंटरनली हासिल ये किया कि अपने आप को मजबूत करना है, स्क्रूटनी ज्यादा बढ़ानी है, और एक्सटर्नली जितनी बातें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना, अपने डिफेंसेस पूरे रखने हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर।